हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम इर्रेशनल की ओरिजिन स्टोरी की जानने की कोशिश करते हैं कि इर्रेशनल नंबर आए कहां से। तो ये 500 BC के टाइम की बात है। एक मेटापोंटम नाम का विलेज था इटली में, तो वहां पे पाइथागोरस के फॉलोअर रहते थे। पाइथागोरस कौन है? ये वही मैथमेटिशियन है जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी है और भी इसने मैथ में बहुत वर्क किया है। तो एक्चुअल में इसके फॉलोअर जो थे वो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे, एक तरीके से रिलीजन बन गया था या कल्ट बन गया था ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि उसके जो मानने वाले थे वो उसको कहीं मैथमेटिशियन से ज्यादा समझने लगे थे, ठीक है। तो पाइथागोरस के फॉलोअर जो थे उनका ये मानना था कि दुनिया में हर चीज एक रेशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, यानी दुनिया की हर चीज हम रेशनल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फॉलोअर में से एक फॉलोअर था हिपेसिस करके। हिपेसिस ने नंबर की स्टडी करी तो उसको एक √2 ऐसा नंबर मिला, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा, तो उसने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसने देखा कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उन्हें पता था सिर्फ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने कहा तो ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 2 उसको भी काट देगा, 2 उसको भी काट देगा, तो ये कोई और फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन अगर 3/4 देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इसको तुम किसी और में डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है √2 जो है। अब उसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। मॉडिफाई करने के बाद उसने कहा इनका स्क्वायर करो। जब तुम √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 आएगा और ये आएगा a²/b²। फर्दर तुम इसको मॉडिफाई करोगे तो 2b² = a²। पहली इक्वेशन ये आई। इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी नंबर है, मान लो इवन हो या ऑड हो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बनने वाला नंबर है ना वो इवन होगा। बनने वाला नंबर जो होगा वो इवन होगा। क्यों इवन होगा? क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब फैक्टर हमने 2 ऐड कर दिया। अब जो भी नंबर बनेगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इवन नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी नंबर है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इवन बनेगा, यानी इवन इस फॉर्म में होते हैं एक तरीके से। तो b² भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हिपेसिस ने सोचा कि जब b² 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे बनने वाला आंसर भी तो इवन होगा। तो एक कंक्लूजन निकला कि a1 इवन है। अब a1 इवन है तो a भी इवन होगा, ठीक है। अगर क्योंकि a इवन है अगर, तो इवन का स्क्वायर भी इवन होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आपकी बुक में एक थ्योरम है जिसमें कहता है कि p का स्क्वायर जो है अगर a से डिवाइड करूं तो p भी a से डिवाइड हो जाएगा। मैं अगर a की जगह पे 2 लिख दूं, इसका मतलब p² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो तो इवन होते हैं, तो अगर p² इवन है तो p भी इवन है। तो हिपेसिस ने वही किया यहाँ पे कि a² अगर इवन है तो a भी इवन होगा, ठीक है। तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं = 2c करके, 2c। अब वो कह रहा है कि 2c सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2b² = 2c का स्क्वायर, और ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्रांसफॉर्म होके 2b² = 4c²। जब ये कैंसिल आउट होगी तो उसका आंसर आएगा b² = 2c²। तो यहाँ पे c² जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे बनने वाला नंबर भी इवन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया b² भी इवन है। जब b² इवन है तो b भी इवन होगा। तो हिपेसिस ने सोचा कि जब a/b करेंगे और ये दोनों इवन हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन है, ये प्रूफ कर दिया हमने, और b भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये इवन है। तो जब दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती, सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने क्या अजम्पशन लगाया था, क्या अज्यूम किया था कि a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तभी √2 रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि a/b तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकती। उसने सोचा ये क्या है, ये नहीं, उसकी रील वायरल हो गई थी। अरे मजाक कर रहा हूँ, रील वायरल नहीं हुई थी, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। उसने बगैर मोबाइल के ये सब कुछ कर दिया। हमारे पास तो मोबाइल भी है, फिर भी हमें रील देखने से फुर्सत नहीं है। तो उसका मतलब ये था कि या तो ये चीज गलत है या फिर ये चीज गलत है, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज तो गड़बड़ है, क्योंकि ये हमें देख के लग रहा है कि भाई सिंपल सी बात है कि 2 जब इवन होंगे तो 2 उन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे। ये तो गलत नहीं हो सकता। ये तो ठीक है कि a/b अगर इवन है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं। फिर ये बात गलत थी यहाँ से। तो इस बात गलत से उसने क्या देखा कि ये वाली बात ठीक है या फिर ये वाली बात ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो पैदा हो गया था उसकी बात में, कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए उसने प्रूफ कर दिया कि जो √2 है वो a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखोगे तो लास्ट में a/b इवन आ रहा है, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो √2 रेशनल नहीं है। तो उसने कहा √2 रेशनल नहीं है। प्रूफ कैसे किया? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो बहुत फेमस है, आज भी यूज होता है, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के पहले किसी चीज को मान लेना ऐसा है, और फिर अगर उसके हिसाब से चीजें वर्क ना करें, इसका मतलब हमने जो माना है वो चीज गलत है। तो यहाँ पे जिसने माना था कि √2 जो है रेशनल है वो गलत है।
तो √2 अगर उसका मानना गलत था कि रेशनल है, तो क्या है √2? तो √2 एक्चुअल में इरेशनल है। तो अगर √2 इरेशनल नंबर है तो ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई है इसके हिसाब से। हिपेसिस ने तो बहुत तगड़ी डिस्कवरी कर दी है। तो आपको लगता होगा कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज होता है, ऐसे ही मैथ में फील्ड मेडल होता है, जैसे फिल्म मेकिंग में नोबेल ऑस्कर होता है, ऐसे ही फील्ड मेडल होता है इसमें मैथमेटिक्स में। तो कन्फर्म उसको फील्ड मेडल मिलना चाहिए था। एक तरीके से उसको मेडल मिला, लेकिन अलग ही तरीके से मिला। क्या मिला कि जितने भी पाइथागोरस के फॉलोअर थे उन्होंने उसको शिप में बिठाया और ले गए और बीच समुद्र में ले जाकर डुबो के उसको मार दिया। आपको लगता होगा क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया, उसने सिर्फ डिस्कवरी ही तो की थी रेशनल नंबर की। उनको ये लगता था कि रेशनल नंबर दुनिया में पीस लाएंगे, पीस का सिंबल है, और इरेशनल नंबर जो उसने बताया है अभी हिपेसिस ने, वो केओस पैदा कर देंगे। तो दुनिया में केओस पैदा कर देंगे वो। तो उन्होंने सोचा ये बात का दबना ही बेहतर है, ये नहीं निकले, क्योंकि उनके बिलीफ, उनके सेंटीमेंट भी हर्ट हो रहे थे ना। यहाँ से मेन जो कोर बिलीफ थे पाइथागोरस एक तरीके से गलत साबित हो रहा था, तो उन्होंने उसको मार दिया। अब आपको लगता होगा कि इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद जब उसको मार दिया तो इससे तो अच्छा है हम घर पे बैठ के रील ही देख लें। भाई कोई डिस्कवरी नहीं करनी है तो बिल्कुल सही है, आप रील देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आप एक चीज समझो कि सिंपल सी बात है, जिस चोर ने किसी की जान ले ली, ठीक है, जिस प्रूफ ने किसी चीज की जान ले ली, तो वो वर्थ इट तो है उसको समझना। तो देखो दो चीजें होती है, एक फैक्ट होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट जो होता है वो नॉर्मली के तुम बायो में पढ़ते हो कि लीवर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो जो फैक्ट होते हैं उनको तुम्हें रटना पड़ता है, वो रटना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कि फॉर एग्जांपल तुमने किसी लीवर का नाम है, तुमने लीवर का नाम लीवर क्यों है, बस वो फैक्ट है, वो तुम्हें रटना पड़ेगा। लेकिन कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो मैथ में बहुत पाए जाते हैं, फिजिक्स में बहुत पाए जाते हैं, उनको समझा जाता है। अब तुम रटने जाओगे चीजें, ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली तुमने रटा होगा, आपने तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया होगा कि रट लो इस तरीके से, इवन ऑड को प्राइम, ये करना वो करना, पूरा एक प्रोसीजर है जो रट लो। वो थ्योरम, वो प्रूफ जिसने किसी की जान ले ली, तो मुझे लगता है तुम हिपेसिस के जान का बदला इस चीज को समझ के लोगे, ठीक है, कि ये थ्योरम है क्या, ऐसा क्या है, उसने उसकी जान ले ली। तो मेनली ये समझो कि इस थ्योरम में कुछ नहीं है, ठीक है, इस प्रूफ में कुछ नहीं है, सिंपली उसने एक चीज को अज्यूम किया कि ऐसा होगा कि ये रेशनल नंबर होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। लास्ट पूरी कहानी के बाद पता लगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, यानी कि उसकी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर गई उसी की बात से, तो उसी को प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है हिपेसिस ने, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हिपेसिस ने प्रूफ कर दिया कि √2 जो है वो a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो एक इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक हिपेसिस डिजर्व करता है कि हम इसको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट लें, फैक्ट की तरह ना लें, रट लें, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट की तरह लें और उसको समझने की कोशिश करें। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। आप ठीक है, आपको गुस्सा आता होगा कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, हमारे इतने करीबी दोस्त हिपेसिस ऑफ मेटापोंटम इस दुनिया में नहीं रहे, पर हम क्या ही कर सकते हैं। हम बस ये कर सकते हैं कि उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन। तो हम मूव ऑन करते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अब हमें ये तो पता लग चुका है कि दुनिया में या तो रेशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे नंबर हैं, अभी हम सिर्फ इन दो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे, इनको समझने की कोशिश करो कि नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे पहली बात तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर हैं, इधर भी और माइनस के इनफाइनाइट नंबर हैं। अब जो इंटीजर होंगे ना 0, 1, 2, इनके बीच में भी 0.1 से लेके 0.9 तक, उसके बाद 10 आएगा ना, मतलब 1 आएगा, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। फिर 0.1 से लेके 0.2 के बीच में ले लेंगे तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट बार जाओगे आप, इतने इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इनमें यहाँ कहीं जाके इरेशनल नंबर मिलते हैं तुम्हें, ठीक है, यहाँ ये अंदर जाके कहीं मिलेंगे, इसमें अंदर जाके कहीं मिलेंगे। तो कितने इरेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में समझने की अगर कोशिश करो, किसी भी नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर हम a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, सिंपली ऐसे समझो, हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो दो केसेस हैं, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब याद करो, पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी चीज का रिमाइंडर 0 का मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से काट दे रहे हैं। रिमाइंडर 0 आ गया तो बात खत्म। या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आई है तो पॉइंट वाली वैल्यू ऐसे आ सकती है 0.2345, ठीक है, फिर 2345, 2345, या फिर 0.15, या फिर 0.123456 इस तरह के रैंडम नंबर चल रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, पहले भी 0 जरूरी नहीं है 0 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो कोई दो नंबर हैं, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यानी कट गया पूरा पूरा,
या फिर रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू आएगी। डेसिमल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। तो अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है तो उसके भी दो केसेस हैं, या तो पॉइंट वाली वैल्यू एक टाइम पे जाके रुक जा रही है, रुकना मतलब खत्म हो जाना, खत्म होने का मतलब टर्मिनेट हो जा रही है, ठीक है। या तो पॉइंट वाली वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है या फिर रुकी नहीं रही है, ये वाली ये चलती चली जा रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि भाई रुकना ही नहीं चाह रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब टर्मिनेटिंग हो गई तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी दो केस हो सकते हैं, क्या कि रुक तो नहीं रही है लेकिन बार बार कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये वाला सीन है, तो रिपीटिंग है, या इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर रैंडम चल रहा है, कुछ भी नंबर आ जा रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो। ये क्यों बनाई मैंने टेबल, समझो। जो नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और जिनका रिमाइंडर जीरो मतलब पूरी तरीके से बढ़ गए हैं तो वो यही हैं, तो वो भी होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं है यानी पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है लेकिन वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जा रहे हैं, बस इतना ही इनका आंसर है। तो फॉर एग्जाम्पल 0.25415 ऐसे करके एक नंबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा, 1 1 2 3 4 5 बार जीरो लिख दिया, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गए। यानी जो टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब कहानी आई जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रुक नहीं रहे हैं लेकिन रिपीटिंग है, एक से बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब हो सकता है 0.3333 बार बार आ रहा है तो 3 का बार भी लिख देते हैं। और नॉन रिपीटिंग है मतलब कुछ भी रैंडम नंबर हो जाएगा, ठीक है, √2 का, √3 का, √5 का, ये सब सीन यही है। तो समझो ए अपॉन बी को डिवाइड किया तो वो रेशनल नंबर है, रिमाइंडर जीरो आया तो वो रेशनल नंबर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया और रुक गए तो वो रेशनल नंबर है। कहानी यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, इनमें हमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि यार इसको 0.3 को अगर मैं पॉइंट हटा भी दूं तो मुझे नहीं पता कितने 3 हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कितने जीरो लिखना है, तो मेरे समझ से ये इर्रेशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये तो इर्रेशनल दिख ही रहा है, ये तो अभी हिपेसस ने अपनी पूरी जान दे दी इस पे, ठीक है, √2 पे, तो ये तो समझ में आ रहा है ये तो इर्रेशनल है, ये तो कंफर्म है, तो प्रूफ भी हो गया, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है। ये वाला हमने 10th क्लास में यही है पहले चैप्टर में मेन चीज, ठीक है, कि ये वाला प्रूफ हो गया कि ये रेशनल नंबर है। पर इसमें मुझे रेशनल लग रहे थे पर ये रेशनल नहीं है। याद करो 9th क्लास में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, 0.3 को प्रूफ करना है रेशनल, तब तुम क्या करते थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो 3.3 का बार हो जाता था, इसको x मान लेते थे, 10x माइनस कर देते थे, 9x 3 पॉइंट माइनस करके, वो तुम कैसे भी करके जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, उनको तुमने रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। तो सब तो रेशनल नंबर में चलेगा, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इसका ये वाला केस रेशनल नंबर, इसका ये वाला केस रेशनल नंबर। तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनके आंसर कभी रुकते नहीं है और कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, रैंडम नंबर चलते हैं, तो उनको रेशनल कहते हैं। तो रेशनल और इर्रेशनल का पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो रेशनल क्या होते हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। अब एक चीज देखी होगी, हमेशा मैथ में कुछ कंडीशनें देता है, जैसे यहाँ पे कंडीशन देगा Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने 0 से डिवाइड किया तो मैथ में वो अनडिफाइंड होता है, मैथमेटिशियनों को पता ही नहीं है अब इसके आगे हमें क्या करना है। तो मैं लगता होगा इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से मान लेते हैं, वरना इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं अनडिफाइंड आता है, हमें नहीं पता। एक तरीके से कह लो ये नाइटमेयर है, 0 से कोई भी मैथमेटिशियन डिवाइड नहीं करना चाहता है, तो सिर्फ 0 नीचे नहीं आना चाहिए ना, तो इसीलिए P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q 0 ना हो और P और Q दोनों जो हों वो इंटीजर से बिलोंग करते हो, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करते हो, ये वाला रूल था, तो रेशनल हो गए। अपोजिट क्या होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे ना जा सकते हो, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर पढ़ लिया, पर इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पे यूज होते हैं ये। तो रेशनल नंबर तो आप रियल लाइफ में देख सकते हो, कोई भी नंबर 1 2 5 7 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 1 मिलियन, ये सब रेशनल नंबर ही हैं, ठीक है। ये तो रियल लाइफ में आए दिन आपके आंखों के सामने से जाते होंगे, लेकिन मसला इर्रेशनल नंबर का है, इसको आप कहाँ देखते हो। तो आपने अगर A4 सीरीज के बारे में सुना है, A4 शीट के बारे में सुना है, मेरे पास है एक A4 शीट, ये है, तो इसको सुनो। A4 शीट में क्या होता है, इसकी ये वाली लेंथ जो होती है, ठीक है, और ये वाली लेंथ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं या यूं बोलूं, इनकी लेंथ का रेशियो जो होता है ये वही होता है जिससे हिपोथेसिस की जान गई थी, वो होता है √2। क्या मतलब, क्या है मीनिंग इसका, कह रहा है मान लो इसकी ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो 2 आएगा,
आपके दिमाग में आता होगा ठीक है इतना बड़ा क्या ही मसला है, कोइंसिडेंट हो गया होगा कि भाई आ गया √2, नहीं कोइंसिडेंट नहीं है, ये जानबूझ के बनाया गया है। अगर मैं इसको एक बार फोल्ड करूंगा तो ये A5 सीरीज बन जाएगी। A5 सीरीज में क्या होगा, A5 का पेपर बन जाएगा, इसमें क्या होगा, इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को डिवाइड करूंगा तब भी कितना रेशियो रहेगा, √2 रहेगा। एक बार और फोल्ड करूंगा, ठीक है, A6 बन जाएगी और फिर इसका रेशियो क्या रहेगा, √2 रहेगा, ठीक है। और ये किसी और इरेशनल नंबर के साथ नहीं होता है, सिर्फ √2 के साथ होता है। अगर √3 रेशियो कर दोगे दोनों का, फिर हाफ करोगे तो वो कंसिस्टेंस नहीं रहेगा। पर इसका फायदा क्या है, फायदा ये है, मान लो आपने एक डिजाइन किया A4 शीट पे, ठीक है, इतने बड़े पे आपने एक डिजाइन किया और अब आप चाह रहे हैं कि वो बिल बोर्ड होता है बहुत बड़ा सा, उस पर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो। तो अगर आपने ये पेज लगा दिया वहां पे तो ये कुछ नजर ही नहीं आएगा, इतना छोटा है। तो आप क्या करोगे कि एक नया जो पेज बनाओगे जहां पे आपको ये प्रिंट करना है, जो आपने कंप्यूटर में या फिर इस पेज पे बनाया है A4 साइज पे, एक ऐसा फ्रेम बनाओगे जिसका रेशियो √2 हो, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब इसकी पूरी चीज उठा के इस पे जूम आउट करके प्रिंट करोगे तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, कंसिस्टेंस स्केलिंग हो गई। कंसिस्टेंस स्केलिंग मतलब कि जूम डाउन चाहो जूम डाउन कर सकते हो, जूम आउट चाहो जूम आउट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, ठीक है, दोनों कर सकते हो। इसका मतलब तुम इसको बड़ा भी कर सकते हो पिक्चर को और छोटा भी कर सकते हो। तो A4 साइज का यही बहुत फायदा होता है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ये हो गई। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि रेशनल और इरेशनल का, वो न्यूमेरिकल के काम में आता है। वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेशनल नंबर है, फॉर से कह लो कोई एक नंबर है जो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो वो अपने आप में ही रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं। और फिर दूसरा नंबर है वो भी टर्मिनेट हो जा रहा है, या फिर अपॉन में लिख सकते हो 2/3 है और एक 4/5 है। कह रहा है अगर मैं रेशनल नंबर में रेशनल जोड़ूंगा तब आंसर क्या आएगा। तो देखो लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर है पॉइंट के बाद, इसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर है पॉइंट के बाद। तो अगर जोड़ोगे कि भाई एक टर्मिनेट हो जा रहा है, इसको जोड़ रहे हो एक टर्मिनेट होने वाले नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो भी टर्मिनेट होगा ना, वो क्यों ही चलेगा, ठीक है, इतने तो नहीं कैरी दे देगा या उधर चला जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि रेशनल को रेशनल के साथ जब भी प्लस करोगे तो रेशनल आएगा। यही चीज माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ होगी, यानी रेशनल का कुछ भी ऑपरेशन करोगे रेशनल के साथ तो रेशनल आने वाला है। दूसरी बात कि रेशनल का इरेशनल के साथ क्या होगा, तो इरेशनल तुम्हें पता है क्या होता है, जो कभी भी एंड नहीं होते हैं और रैंडम नंबर चलते चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, प्लस करने की कोशिश करते हैं, प्लस में क्या होगा, खुद सोचो, एक ऐसा नंबर है जो कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, उसमें मैं 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं या फिर बहुत लंबा सा नंबर जोड़ दूं, लेकिन वो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो बहुत में बहुत क्या होगा, जितना बड़ा वो नंबर है इतने नंबर चेंज करके कुछ और आंसर आ जाएगा, लेकिन लास्ट की लाइन तो वही चलेगी जो चल रही है, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी उसमें बहुत लंबी सी लाइन होगी, वो रैंडमनेस से। तो इसका क्या आने वाला है, इरेशनल आने वाला है, वही माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ, किसी के साथ भी। अच्छा इरेशनल का इरेशनल के साथ करोगे तो इरेशनल ले लो, मान लो √2 एक इरेशनल है, ठीक है, माइनस का √2 भी एक इरेशनल है। अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये तो 0 हो जाएगा, कट गया ना ये पूरा, तो ये 0 हो गया। या फिर √2 की डिवीजन कर दूं अगर √2 से, तो 1 आ जाएगा, ये 1 भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो क्या रेशनल आता है प्लस या माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। देख लेते हैं कुछ और नंबर, मान लो नंबर एंड ही नहीं हो रहा है, दूसरा नंबर एंड ही नहीं हो रहा है, दोनों रेशनल हो गए, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो कभी एंड ही नहीं होता होगा, यानी इरेशनल भी हो सकते हैं, यानी कंफर्म नहीं है। इन दोनों में कंफर्म था, रेशनल रेशनल 100% रेशनल होंगे, रेशनल इरेशनल या फिर इरेशनल रेशनल 100% इरेशनल होंगे। इरेशनल इरेशनल नहीं पता, नंबर टू नंबर डिपेंड करेंगे कि रेशनल आना है या फिर इरेशनल आना है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है इसका, इन दोनों से इतना मतलब नहीं है, ये वाला थोड़ा काम में आएगा। हम जब प्रूफ करेंगे नंबर्स को कि √3 मान लो तुमने प्रूफ किया, तो √3 को तो प्रूफ कर दोगे, जो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अभी किया है, अब वो ये लिख दे, तब क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है भी, ये रेशनल नंबर है भी, तो आंसर इरेशनल आएगा। तो तुम इसको प्रूफ कर दो कि इरेशनल है और उसको प्रूफ कर दो कि रेशनल है, कह दो कि रेशनल इरेशनल हमेशा इरेशनल होते हैं। इस तरीके से प्रूफ में काम में आएगा। तो सिंपली क्या होता है कि अच्छा रेशनल तो पता होंगे ना, P/Q के फॉर्म में होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट इसका। अब थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके।